नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार आप लोग क्लियर बता दीजिए कि आवाज सबको क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर है, तो अपना माइक ऑन करके बता दीजिए कि सब कुछ ओके है, तब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 7th का साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में तो आप लोग को पता है कि क्या क्या पढ़ना होता है। 6th क्लास में हम लोग प्लांट और इसकी चर्चा किए थे कि एनिमल प्लांट होता क्या है, एनिमल प्रोडक्ट क्या है, प्लांट प्रोडक्ट क्या है। तो उसी तरह से अभी हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 क्लास 7th का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पादपों में पोषण। चैप्टर 1 है जिसका नाम है पादपों में पोषण। और लड़की नहीं छुई। तो पादपों में पोषण क्या होता है, इसको थोड़ा मोड़ा हम लोग क्लास 6th में पढ़ चुके हैं कि भोजन क्यों जरूरी है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो भोजन में क्या क्या जरूरी है ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि भोजन के घटक कितने होते हैं। तो भोजन के मेन 5 घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये भोजन के 5 घटक हैं। इससे आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन के घटक कितने होते हैं। तो 5 होते हैं, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये 5 भोजन के मेन कंपोनेंट हैं, यानी घटक हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सब घटक जो हैं वो हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं। तो हमारे शरीर में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स की अभी जरूरत है। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को लोग प्रीफर करता है कि विटामिन सी लीजिए, प्रोटीन युक्त भोजन खाइए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनती है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। तो ये सारा कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और लूसी लर्निंग लैब के नीचे ठीक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भोजन के घटक हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ एक परिभाषा बनता है कि भोजन का जो भी घटक है उसको, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी को पोषक कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बात आती है कि सभी जीवों की को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। अब हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होगी, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होगी, उसी तरह से जीव जंतु को भी भोजन की आवश्यकता होगी। जो भी इस पृथ्वी पे है वो लिविंग थिंग्स है तो उसको भोजन की जरूरत होती ही होती है। अब बात आती है कि क्या मानव सहित, तो मानव तो अपना भोजन बना लेता है, ठीक है, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं बताइए। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकती हैं पेड़ पौधा भोजन क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो पौधे भी भोजन बनाते हैं। हम लोग पढ़े हैं एक जगह कि हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं और वो अपना ये भी पढ़े हैं कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पौधे भी भोजन बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वैसे पादप
या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्वयं तो, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। मानव तो बनाता है, लेकिन बाकी लोग किसी न किसी पर निर्भर रहता है। कुछ जैसे है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। तो इसकी चर्चा इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। अब बात आती है कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, मतलब पेड़ पौधे ही ऐसे एक जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी उनके इन्वायरमेंट में उपलब्ध होते हैं, उससे वो लोग अपना भोजन बना लेते हैं। उसको भोजन के लिए किसी चीज पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग तो निर्भर रहते हैं। अब हम लोग को ये गेहूं खाना है तो किसान पे निर्भर रहेंगे, फिर वो आटा पीसना है तो पीसने वाले पे निर्भर रहेंगे। मैंने कहीं ना कहीं से स्रोत आ ही जाता है कि हम लोग निर्भर रहते हैं। अब बात आती है कि सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और इनकी विधि को पोषण कहते हैं। तो वो पोषण कैसे, तो पोषण वह विधि है, इस परिभाषा को आप लोग लिख भी सकते हैं कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करते हैं, इसे पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब अपना पोषण, सेल्फ न्यूट्रिएंट्स। अब अतः पादप क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? अब स्वपोषी तो पादप हो गया, उसके अलावा जंतु और अधिकतर अन्य जीव द्वारा भोजन संश्लेषित ग्रहण करते हैं, जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। मतलब सेल्फ से नहीं करते हैं, पेड़ पौधे उसको भोजन को संश्लेषित करते हैं, वो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम हो, जीव जंतु हो, वो किस में आएंगे, परपोषी या विषम पोषी में। मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। जब तक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा जो आदमी, उसको हम लोग विषम पोषी कहेंगे या परपोषी कहेंगे। अब होती है कि क्या पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया कहीं स्थित है? तो भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, उनका कोई खास फैक्ट्री नहीं होता है। क्या होता है, तो पत्तियां ही पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती है। पत्ती जो होता है वही पादप की खाद्य फैक्ट्री होता है, और उसी से भोजन। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण मूल रूप से उसे अवशोषित करते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हम लोग आगे भी देखेंगे, चाहे बचपन में पढ़े भी होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, वैसे पत्ती की सतह पर अत्यंत सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि पादप, ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब बात आती है कि वो जो छोटी छोटी रंध्र होते हैं पत्तियों पे, उनको
छोटे छोटे छिद्रों से, जो कोशिकाओं के छिद्रों से घिरे होते हैं, उनको हम लोग रंध्र बोलते हैं, और उसी के माध्यम से उसके अंदर हमारा भोजन प्रवेश करता है और तना तक पहुंचता है। अब मेन एक पॉइंट है, पत्तियों में का एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और सौर ऊर्जा का संग्रहण करके पत्ती की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, ये पत्ती की सहायता से काम करता है, और उस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में नहीं पूछा जाता क्योंकि वहां तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो आपके सेशंस के एग्जाम है, 7th के एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बात आती है, ये तो हुआ कि प्रकाश संश्लेषण, तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलके प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, और उसी से हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इस पृथ्वी पर एक एक अद्वितीय क्रम भी है जो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। अब सौर ऊर्जा कैसे संग्रहित की जाती है? तो अभी हम लोग पढ़े कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पादप में खाद्य के रूप में संचित होता है, भोजन बनता है, पत्तियां जो भोजन बना के तना तक पहुंचाती हैं, वही सौर ऊर्जा संग्रहित की एक प्रक्रिया होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य तो सभी के लिए जरूरी है। अब सूर्योदय होना बंद हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे इस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। अब प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। अगर हम लोग चाहें कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो, जहां कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश ये सब ना हो, तो पृथ्वी पर जीवन संभव हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं? इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, तो अगर हम लोग चाहे नोट करना तो नोट कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इक्वल टू सूर्य का प्रकाश बाई क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश बाई क्लोरोफिल। इसको अगर हम लोग लिख देंगे तो डायरेक्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब इस क्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित होती है, जिसको मड भी कहा जाता है। अब पत्तियों के अतिरिक्त पादप के बाकी हरे भागों में क्या होता है? तो हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियां में ही होता है, उसके हरे तने में भी, हरी उसकी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन का द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो है सल्क और जल क्षय ये सूल रूपी हो जाती है। इससे पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो सिर्फ पत्तियों के लिए ही नहीं, जबकि उनके तने और शाखा के लिए भी जरूरी होते हैं।
अब स्टार्च, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। पत्ती में अगर स्टार्च और मड दिखे तो इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो गई है। स्टार्च भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्च क्या है, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो बहुत सारे इसके अंदर शैवाल भी होते हैं। ये सामान्यतः कुछ, अब जीव की बात हम लोग करेंगे, या अगर गमले में कोई पौधों को लगाते हैं तो उसको कैसे उसको ग्रो करेंगे। मान लीजिए ये पौधा है, मान लीजिए ये एक पौधा है। उनको उतना अच्छा ड्राइंग आता नहीं है, बस बना दे रहे। हंसिएगा नहीं आप लोग। ये गमला हो गया, यहाँ आपका मिट्टी हो गया, ये इसका तना हो गया, और ये सब पानी हो गया। तो ये एक पौधा है। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहाँ जरूरी है इसके लिए। सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सूर्य का प्रकाश। दूसरा इसके लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर ऑक्सीजन O2 जल। उसके बाद इसको पत्तियों के लिए क्लोरोफिल, इसके लिए यहाँ क्लोरोफिल, और नीचे जल और खनिज। तब जाके ये हमारा पौधा तैयार होता है। तो ये भी एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ही दर्शाता है। अब मान लीजिए कि अपने गीले दीवारों पर, तालाब पर या ठहरे हुए जल में देखे होंगे ग्रीन ग्रीन से शैवाल आ जाते हैं, कोई काई जैसे पादप, जिसको देहात में लोग काई बोलते हैं। देखे होंगे बहुत दिन तक ईंट रखा हो घर में और बारिश हो रही है और पानी उस पर लग जाए तो ग्रीन ग्रीन का एक परत जम जाता है, जिसको शैवाल कहते हैं। देहात में लोग उसको काई बोलते हैं। तो कुछ सामान्यतः ये कि कैसे कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शैवाल किसको कहते हैं। अब कुछ पत्तियों का रंग हरा होता है, कुछ का अलग होता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब बात आती है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम जो होता है वो पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, जिससे होता है। अब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट बनते कैसे हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के रूप में होता है। किनका उपयोग, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग। परंतु प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंतर्गत उसके अलावे उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो प्रोटीन भी हमारे लिए या पादपों के लिए बहुत ही जरूरी है। 5 भोजन के 5 घटक हम लोग पढ़े थे, तो वो सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पादप के लिए जरूरी है, जीव के लिए, पादप के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो दो चीज, यहाँ से दो क्वेश्चन ये राइज हुआ। हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, पहला तो पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, और शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी, विषमपोषी क्या होता है। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से।
प्रोटीन कैसे बनता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। तो ये इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, तो वायु में पाया जाता है। या वायु में प्रचुर मात्रा में गैसीय अवस्था में क्या पाया जाता है, अगर घुमा के पूछना चाहे तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि वायु में प्रचुर मात्रा में गैसीय अवस्था में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इतना क्लियर है? तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना, उसका कोई चार्जेस नहीं है। उससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी, अगर आप लोगों के काम का होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं है। मन करे तो कर दीजिएगा लोग सब्सक्राइबर। इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं सीडीपी क्लास 6 to 10th मैथ और साइंस, 11th 12th का मैथ। आगे देखेंगे, अगर जरूरत के हिसाब से इस पे हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। लूसी लर्निंग लैब नाम ही है चैनल का, तो हम लोग लर्न इसके साथ बहुत कुछ करेंगे। कुकिंग का भी सीखेंगे, सिंगिंग भी सीखेंगे। धीरे धीरे मैं इस चैनल को आप लोगों के हिसाब से, इस जमाने के हिसाब से बनाऊंगी और इस पे बहुत सारा चीज आएंगे, जिसमें कुकिंग भी होगा, गार्डनिंग भी होगा, सिंगिंग भी होगा। बहुत तरह का वीडियो मैं अपलोड करूंगी। बस आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, तो जब भी मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वैसे तो क्लास ये चलता है टीचमिंट पे, आईडी के थ्रू। अगर इनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ मेरा वेबसाइट है लूसी लर्निंग लैब, लूसी लर्निंग लैब डॉट टीचमिंट.in, टीचमिंट.in। जिसका भी क्लास अगर छूट जाता है तो इस पर 24 आवर बाद, मतलब मुश्किल से 4 आवर बाद ही अपलोड हो जाता है रिकॉर्डेड वीडियो। ये टीचमिंट की बहुत बड़ी खासियत है, और आप चाहें तो उसको दोबारा देख सकते हैं। बीच बीच में इस पे असाइनमेंट बना के हमें स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट में भी डालेंगे आगे, जैसे जैसे चैनल को इम्प्रूव करेंगे। बीच में कंटिन्यू हम लोग क्लास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आज से हम लोग डेली कंटिन्यू क्लास करेंगे। और जिस स्टूडेंट के लिए क्लास आज हमने शुरू किया वो आज स्टूडेंट ही गायब है। खैर छोड़िए, कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई कि वायु में गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ ऐसे विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। डायरेक्ट उसको नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते। संभवतः आपने देखा होगा किसान खेत में उर्वरक और खाद डालते हैं। देहात में तो सबको ही देखा होगा कि खेत में लोग कहता है का यूरिया डाले जाए, बिया डाले के पहले यूरिया छिड़काव हुई तो तो खेत में उर्वरक और खाद डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधों के लिए, हमारे संघटकों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है, और उसके पश्चात जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अन्य घटक भी प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। सॉरी तो ये चीज था। अब पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो पादप में कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि सब पादप में क्लोरोफिल ही हो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, तो वे जीवित कैसे रहते हैं तथा उनका पोषक तत्व क्या होता है, किस प्रकार से पोषक प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो मनुष्य और अन्य प्राणी के तहत पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्भर खाद्य पदार्थ पे निर्भर रहते हैं।
इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि पादप जो है स्वपोषी है, लेकिन यहाँ है कि वो अन्य पादपों पे निर्भर रहते हैं। कब? जब क्लोरोफिल सबके कुछ पादप में नहीं पाया जाता है तब। तो कैसे? तो जो निर्भर रहते हैं उसे हम लोग विषम पोषी के प्रणाली में या परपोषी के प्रणाली में लाते हैं। अब क्या होगा? तो मान लीजिए कि क्या एक वृक्ष का तने या शाखा से लिपटी रस्सी नुमे पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। देखे होंगे आप लोग, कुछ कुछ पौधे होते हैं जैसे गूलर का पेड़, गूलर ही ना होता है, जिसमें लतर जैसा येलो कलर का लपेटा हुआ होता है, या उसको क्या कहते हैं, बरगद का पेड़। तो उसमें जो होता है वो रस्सी नुमा लिपटा हुआ पीले रंग की एक संरचना होती है। उसका सही उदाहरण अमर बेल है। अमर बेल माने, अमर बेल किसको कहते हैं? अमर बेल किसको कहते हैं? गिलोय। गिलोय आज के युग में कोरोना टाइम में गिलोय का बहुत जरूरत है। आप लोग देखे होंगे सब कोई गिलोय का काढ़ा पी रहा है कि कोरोना से बचे रहे। ऐसा नहीं है, अरे बचे रहना मतलब इम्यून सिस्टम बढ़ाना, बचे रहना है। अरे जो गिलोय पी रहा है उसको भी हो रहा है, जो नहीं पी रहा है उसको भी हो रहा है, लेकिन बचाव जरूरी है। तो गिलोय को ही हम लोग अमर बेल या अमृत बेल कहते हैं। अमर बेल माने वो कभी मरता नहीं, वो पैरासाइट होता है। एक बार गिलोय के डंठल को काट के फेंक दीजिए आप लोग और दोबारा उसको छोड़ दीजिए, तो कुछ दिन बाद उसमें से लंबा लंबा ऐसे रेशा निकलने लगेगा और रेशा निकलते के साथ ही उसमें नया तना इकट्ठा होके पत्ता बन जाएगा। तो उसी को अमर बेल का यहाँ उदाहरण है कि वैसा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। गिलोय जो है या अमर बेल, अमर माने कभी वो मरता नहीं है, अमर है। उसको अमृत बेल भी कहते हैं और कोई नाम गुडुची भी कहते हैं। तो बहुत सारा नाम है, गूगल में आप लोग सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। तो उस गिलोय को, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वे अपने भोजन किससे? दूसरे पादप से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि जैसे उसको काट के हम फेंक दिए, बगल में आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, तो नीम के तने से वो सारा रस खींच के अपने जिंदा हो जाएगा, भले वो नीम सूख जाए। हमारे यहाँ है, हम ऐसे उसको बाउल में एक लगाए हैं, आप लोग को पिक डालेंगे इमेज में, देखिएगा। ऐसे उसका एक दातुन के जैसा डंठल था, उसको हम ऐसे ही गिलास में रख दिए और कुछ दिन बाद देख रहे हैं कि उसमें से किनारे से तना निकल रहा है। तो कहीं भी उपज हो जाती है उसकी, वो कभी मरता नहीं है और अपने भोजन के लिए, अपने इसके लिए, पोषण के लिए वो दूसरे पे निर्भर रहता है, दूसरे पादप पे निर्भर रहता है। तो अमर बेल इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कहीं से भी एगो गिलोय का डंठल लाइए, कहीं मिट्टी में रख दीजिए या घर में ऐसे ही सूखे जगह भी रख दीजिए, वो कहीं ना कहीं से जिंदा हो जाएगा, कभी मरता नहीं है। उसका नाम है अमर बेल। तो वो दूसरे से प्राप्त करते हैं, तो जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमर बेल जैसे ऐसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं और इन्हें परजीवी भी कहते हैं, यानी दूसरे के थ्रू जिंदा रहना। तो क्या हम अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए और इस पर आगे पूछना चाहिए, परजीवी हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप लोग परजीवी हैं या हम लोग परजीवी हैं कि नहीं है। तो ये तो बात आ गई परजीवी की। एक नाम आता है जिसको हम लोग कीटभक्षी पादप कहते हैं। अब कीटभक्षी पादप क्या होगा, कोई बता सकता है? कीटभक्षी पादप तो देखे होंगे कि जब कोई भी कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है, ठीक है। अब घड़े में उपस्थित पाचक रस या कीटों द्वारा पाचन हो जाता है, तो कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इसको विनस फ्लाई ट्रैप या सनड्यू कीटभक्षी पादप दो उदाहरण हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में कि कीटभक्षी क्या होता है।
अब बात आती है मृत जीवी। मृत जीवी क्या है? आप लोग बाजार में देखे होंगे मशरूम। मशरूम तो सबको ही खाता है, सबके घर में मशरूम की सब्जी बनती है। लेकिन वर्षा के दिनों में देखे होंगे कि वृक्ष के नीचे जो सड़े गले टूटी टहनी या डाल होता है, उस पे एगो छत्ता जैसे बन जाता है, जिसको हम लोग गांव में कहते थे सांप के छत्ता, या किसी के खोप जिसको कहते हैं, जिसमें भूसा डाला जाता है। उसके अगल बगल किनारे किनारे देखिएगा लोग, बारिश के दिनों में ऐसे गोल गोल छत्ता के जैसा बन जाएगा। तो वो ऐसे क्या जीवन यापन हेतु तो किसी न किसी पोषक की उसे आवश्यकता होती है, और वो कहाँ से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग मृत जीवी कहते हैं। मैंने मरते हुए भी जिंदा रहना, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। तो ऐसे जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से विशेष तत्व प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे चमड़ा पर फंगस लग जाता है, कवक, अचार, अन्य पदार्थों पे उगते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन तक घर में ब्रेड ले आके रख दीजिए, 2-4 दिन बाद उस पर फंगस आ जाएगा, तो वो भी एक तरह का मृत जीवी है। ये मशरूम के छत्ते जैसा जो सांप का छत्ता गांव देहात में अलग अलग पुरानी टहनी, अब पुराना काटा हुआ किसी भी चीज का टहनी डाल रखा हुआ है, उस पर देखिएगा लोग कि किनारे किनारे से सांप का छत्ता निकल रहा है, मैंने मशरूम शेप में निकल रहा है, तो वो भी मृत जीवी है। तो ये, या बहुत दिनों से चमड़े का बैग या जैकेट हम लोग रख दे, उस पर भी व्हाइट व्हाइट फंगस लग जाता है, वो भी मृत जीवी है। तो ये होता है मृत जीवी। अब है कि कुछ जीव जो है एक साथ, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग रहें और अपना घर ही रूम में किसी को घुसने नहीं दें, तो ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग भी तो आपस में कहीं रहते हैं, तो जो हमारा फ्रेंड है उसको अपने साथ सुलाते हैं, अपना खाना देते हैं, मतलब शेयर करते हैं, जस्ट लाइक बता रहे हैं। तो उसी तरह से जब कोई जीव एक दूसरे के साथ अपना आवास, भोजन या पोषक तत्व बांटता है, उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। अब उदाहरण के लिए कुछ कवक जिसको फंजाई कहते हैं, वो वृक्षों की जड़ में रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सहजीवी संबंध कहलाएंगे। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उनसे जल और पोषकों की अवशोषण में सहायता मिलती है। तो वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वृक्ष के लिए सहजीवी संबंध का क्या महत्व है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ से निकलती है कि वृक्ष के लिए कवक, अब जब कवक रहेगा तो उसको पोषण प्रदान करेगा और बदले में उन्हें जल और पोषक के अवशोषण में सहायता मिलेगी। तो ये चीज होती है सहजीवी संबंध की। अब एक बात आती है लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है और दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए हम लोग शैवाल और कवक की उदाहरण जिनको जिनको अपने स्तर से पता होगा, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि शैवाल और कवक का दो दो उदाहरण क्या है। आज का होमवर्क समझ लीजिए आप लोग कि शैवाल और कवक के दो दो उदाहरण देना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया कि लाइकेन क्या है, सहजीवी संबंध क्या है, मृत जीवी क्या कहलाता है। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। ये सब मेन पॉइंट है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। उसी तरह से दाल की फसल उगाने के लिए, तो दाल की फसल क्या होता है तो बताएगा? दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है।
गांव में देखे होंगे आप लोग कि एक बार अरहर की खेती हो जाती है तो उसके बाद फिर दूसरा बोया जाता है, तो उसमें उतनी उर्वरक और खाद की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दाल से उसको भरपूर मात्रा में, क्योंकि दाल प्रोटीन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता ही होता है प्रचुर मात्रा में, तो उसको उर्वरक अपने आप मिल जाता है। ये रहा हम लोग का आज का चैप्टर 1 कंप्लीट। प्रमुख शब्द इसमें से क्या क्या है, तो स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी पदार्थ और कवक। ये इसका मेन पॉइंट था। हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, एक बार अभी रिवीजन हम लोग कर लेंगे कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। भोजन की तो जरूरत सभी को होगी, वो चाहे आदमी हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, सबको। छिपकली को भी भोजन की जरूरत पड़ती है, कीड़ा मकोड़ा खाती है। वो दाल चावल सब्जी भले नहीं खाएगी लेकिन कीड़ा मकोड़ा खाती है। तो उसी तरह से सबको भोजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए या आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। भोजन का उपयोग क्यों किया जाता है कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, हमको एनर्जी मिले, इसके लिए। अब हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य पदार्थ संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। ये एकदम कंपल्सरी पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का होना इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, माने उसके प्रोडक्ट है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रम में किसकी सहायता से सौर ऊर्जा का संचयन होता है, तो क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा, यहाँ तना द्वारा नहीं, पत्तियों द्वारा संचयन किया जाता है। उसके बाद आती है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। अभी इस पेंडेमिक में आप लोग देखे होंगे कि ऑक्सीजन की कितनी मारामारी हो रही थी, कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और हमारे लिए, हम लोग को तो खैर ये भी पता है, महाराज जी का ज्ञान है, पता है कि क्या होता है, तो उससे भी हम लोग ऑक्सीजन अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करके लंबी लंबी सांस लेके ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। बीच बीच में आप लोग देखे होंगे आ रहा था ऐड कि रामदेव बाबा बोल रहे थे कि ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेट के बल लेट जाना है, फिर लंबा लंबा सांस लेना है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो, किसी तरह की बीमारी ना हो। उसके लिए योगा, प्राणायाम, ऑक्सीजन आना बहुत ही जरूरी है। तो सिर्फ पादप जीव जंतु को तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जंतु जानवर, गाय को कहेंगे कि जाके अपनी श्वास पर केंद्रित करो, 30 बार लंबी लंबी सांस लो या अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, तो थोड़ी करेगा। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग समझदार हैं, तो हम लोग को अपनी ऑक्सीजन पे, अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इस पैंडेमिक में हम लोग को समझ में आ गया कि श्वास की कीमत कितनी है। तो एक टॉपिक था। दूसरा, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक जिसको हम लोग अभी मशरूम से उदाहरण दिए, गांव में जिसको सांप का छत्ता बोलते थे, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं, माने दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अमर बेल किसको कहते हैं? गिलोय को। गुड्डूची भी उसका नाम है, उसको अमृत बेल भी बोला जाता है। गिलोय का काढ़ा अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिले तो आप लोग को बना के पीना चाहिए। वे पादप परपोषी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे से प्राप्त करते हैं। अभी हमने बताया ना कि उसके डंठल को ऐसे ही रख दीजिए या कहीं जमीन में ऐसे ही सूखे में फेंक दीजिए, कुछ दिन बाद उसका रेशा लंबा लंबा निकल के, अभी सामने मेरे बगल में देखे कि
रस्सी पे तार पे, बिजली के तार पे बहुत सारा अमरबेल चढ़ा हुआ था, नीचे से लोग काट दिए, सूखा हुआ पड़ा हुआ था। अभी इस बारिश में इतना वो हरा हो गया है, उसका लंबा लंबा नीचे लतर लटक के, कि बहुत सारा गिलोय उपज गया है। तो उसके लिए ना खाद की जरूरत हुई और ना कुछ, बस वो अपने पादप के लिए अपने पोषण के लिए दूसरे पादप पे निर्भर थे। अब कुछ पादप ऐसे हैं जो सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसको विषम पोषी पादप कहते हैं। ये रहा हम लोग का आज का चैप्टर कंप्लीट। इसका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को हम आपको लोग को ग्रुप में इसमें डाल देंगे, असाइनमेंट वाले में या स्टडी मटेरियल सेक्शन में, उसको आप लोग करके और हमको पोस्ट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।